हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन 17 लिमिटेशन एक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। सेक्शन 17 हमें ये बताता है कि किसी भी परिस्थिति में कोई गलती या धोखे की वजह से लिमिटेशन कैसे काम करेगी, लिमिटेशन कब शुरू होगी और उसकी एक्सटेंशन कैसे होगी। इसमें सेक्शन 17 में कई वैरायटी ऑफ केसेस बताए गए हैं, परिस्थितियां बताई गई हैं कि लिमिटेशन इसमें कैसे काम करेगी। तो अगर हम सेक्शन 17 को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि किसी भी पर्सन, जैसे कि मान लें प्लेंटिफ, कोई भी एप्लीकेंट या एजेंट की तरफ से कोई भी मुकदमा या कोई अर्जी दी जाए तो जो कि फ्रॉड पर बेस्ड हो, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, या कोई ऐसी जानकारी पर मुकदमा बेस्ड हो कि जिससे उसका कोई हक या उसका कोई टाइटल उस जानकारी पर बेस्ड है जो कि उससे छुपाई गई और उसे जब उसकी जानकारी प्राप्त हुई तो उस वक्त लिमिटेशन कैसे काम करेगी। या जब भी कोई ऐसी एप्लीकेशन या सूट उस पर्सन ने फाइल किया जब वो जो मिस्टेक, जो गलती के नतीजे बाद में उसे बियर करने पड़ रहे हैं, उन नतीजों को ख़त्म करने के लिए उसने एक अर्जी और एक सूट कोर्ट में दायर किया, तो उस केस में लिमिटेशन कैसे काम करेगी। या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्लेंटिफ के लिए फ़ायदेमंद है, उसका राइट या उसका टाइटल एस्टेब्लिश करता है वो कागज़, और जो छुपाया गया है या किसी भी दबाव के अंदर है जिससे वो प्लेंटिफ उस कागज़ को पेश नहीं कर सकता, तो इन केसेस में लिमिटेशन कैसे काम करेगी। देखिए, इसमें आगे बताया गया है कि इन केसेस में लिमिटेशन तब तक शुरू नहीं होगी, जैसे कि मान लें फ्रॉड और मिस्टेक के केसेस में, जब तक कि वो फ्रॉड और मिस्टेक उजागर ना हो जाए, प्लेंटिफ की नॉलेज में ना आ जाए, उसकी ज़्यादातर, जैसे मान लें आप, पूरी चौकसी रहते हुए उसकी तरफ से कोई भी केयरलेसनेस ना होते हुए, कोई भी ढील ना बरतते हुए, जब वो मिस्टेक और फ्रॉड उजागर होगा तब से ही उसकी जो लिमिटेशन है वो काउंटिंग शुरू होगी। और जो कंसील्ड डॉक्यूमेंट्स के केस में क्या होगा, इसमें तब तक लिमिटेशन काउंट नहीं होगी जब कि प्लेंटिफ किसी भी माध्यम से अपना जो भी कंसील्ड डॉक्यूमेंट है जिस पर उसका राइट और टाइटल बेस्ड है वो पेश कर पाए, या वो उसकी प्रोडक्शन को लागू कर पाए कि उसकी प्रोडक्शन है किसी भी लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू, लीगल पावर के थ्रू वो उसकी पेशगी को मुमकिन कर सकता है, तो तब तक इसकी लिमिटेशन चालू नहीं होगी, तब तक शुरू नहीं की जाएगी। ये एंडलेस है और इसका कोई भी सीमित समय नहीं है कि इस समय के बाद अगर वो मिस्टेक और फ्रॉड एस्टेब्लिश, जैसे कि उसकी नॉलेज में नहीं आया, तो वो लिमिटेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, ऐसा इस सेक्शन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ये एंडलेस है और कितने भी समय तक इसका बेनिफिट दिया जा सकता है। देखिए, आगे सेक्शन में जब हम इसको पढ़ें तो कुछ और इसको एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, इसमें ऐसा बताया गया कि ये जो सेक्शन 17 है, देखिए, ये कोई ऐसी पावर उस पर्सन को नहीं देता है कि कोई भी मुकदमा ऐसा शुरू कर सके या कोई भी ऐसी अर्जी दे सके कि कोई ऐसा इल्ज़ाम जो कि उस पर्सन के अगेंस्ट है उसको लागू कर पाए, और जो किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को कोई लेन देन के प्रति, किसी ट्रांजैक्शन के प्रति उसको प्रभावित करता हो, ऐसा कोई भी चार्ज लागू नहीं कर सकता। और ऐसी किसी भी ट्रांजैक्शन को
जो कि धोखे से की गई है उसको ख़त्म नहीं करवा सकता। जैसे कि आप बोनाफाइड परचेज़र के केस में भी देखते हैं, कोई एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदे और वो प्रॉपर्टी, मान ले कि बी ने ए से प्रॉपर्टी परचेज़ की और ए के पास उसका टाइटल नहीं है, पर बी को ये पता नहीं कि ए के पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है, वैलिड टाइटल नहीं है, पर फिर भी वो ए से प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेता है, तो बी क्या हुआ, बोनाफाइड परचेज़र इसे माना जाता है। जैसे कि उसकी इंटेंशन प्योर थी, उसकी नॉलेज में कोई खोट नहीं था, उसने किसी भी मेलाफाइड इंटेंशन को रखते हुए ट्रांजैक्शन को मुमकिन नहीं किया, वो बोनाफाइड परचेज़र है, उसकी परचेज़ वैलिड मानी जाएगी। और ये किसी भी ऐसी ट्रांजैक्शन को रद्द करने के लिए नहीं माना जाएगा कि जिस भी फ्रॉड के केस में, जैसे मान लें कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली गई जिसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वैलिड कंसिडरेशन दी गई है और खरीदने वाले के पास कोई भी ऐसी वजह उजागर नहीं हुई या उसे ऐसा कोई वजह नहीं मिली कि अंडर फ्रॉड ही उसे ये प्रॉपर्टी परचेज़ की है, तो वो ट्रांजैक्शन वैलिड मानी जाएगी। ये सेक्शन 17 ऐसा कोई पावर नहीं देता है कि ऐसी ट्रांजैक्शन को हम ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा ही कोई प्रॉपर्टी जो खरीद ली गई अगेंस्ट वैलिड कंसिडरेशन, उसकी वाजिब कीमत देकर, वो किसी मिस्टेक के अंडर खरीद ली गई है, और ऐसी भी किसी ट्रांजैक्शन को सेक्शन 17 ख़त्म करने के लिए कोई पावर नहीं देता है। और अगर हम मान लें कोई भी कागज़ जो कि गुप्त रखा गया, कंसीलमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो कि जायज़ था, उसका जैसे मान ले आप, उसका उजागर होना वाजिब था, ज़रूरी था, पर वो उजागर नहीं था, उस टाइम पर वो कागज़ अवेलेबल नहीं था, उसे छुपा कर रखा गया और पर्सन ने प्रॉपर्टी खरीदी, तो ऐसी भी परचेज़ के प्रति सेक्शन 17 हमें कोई भी ऐसी पावर नहीं देता है कि इस ट्रांजैक्शन को हम ख़त्म कर सकते हैं। या तो उसके पास कोई कारण नहीं था, कोई वजह नहीं थी उस पर्सन के पास जिसने ये प्रॉपर्टी खरीदी, कि उसको भनक भी हो कि उसके साथ कोई ना कोई फ्रॉड हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, या कोई कागज़ को छुपा कर ही उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन की जा रही है। और इसके बाद बताया गया कि अगर कोई भी देनदार है, जजमेंट डेप्टर है, तो वो किसी भी तरह से, किसी फ्रॉड से, और हम मान लें कि किसी भी दबाव से वो डिक्री की एग्जीक्यूशन को रोक पा रहा है, तो उस केस में अगर क्रेडिटर कोर्ट में अर्जी देगा कि इस वजह से जजमेंट डेप्टर ने एग्जीक्यूशन को फाइल नहीं होने दिया, दायर होने नहीं दिया, तो कोर्ट उस केस में क्या करेगी, वो लिमिटेशन अगर निकल चुकी हो तो वो लिमिटेशन को एक्सटेंड कर सकती है, उसको बेनिफिट दे सकती है उस फ्रॉड और मिस्टेक का और फोर्स का। और इसके बाद जो कि एप्लीकेशन है, जो एग्जीक्यूशन, जैसे मैंने पहले बताया, एग्जीक्यूशन को फाइल करने के लिए एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन में जो भी डिक्री और ऑर्डर के प्रति किसी जजमेंट डेप्टर ने किसी फोर्स और फ्रॉड से उस एग्जीक्यूशन को होने नहीं दिया, रुकावट पैदा की, 1 साल के अंदर जो एप्लीकेशन दी गई वो 1 साल के अंदर ही होनी चाहिए, जैसा भी केस हो, फोर्स का या फ्रॉड का। तो इसके बाद अगर हम आगे इस सेक्शन से रिलेटेड कुछ बातें आपको मैं बताऊं और केस लॉज में क्या मिला है मैं आपको बताऊं, तो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सेक्शन है, वो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि
किसी भी पर्सन के धोखे की वजह से किसी पर्सन का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको वाजिब प्रोटेक्शन मिलनी ही चाहिए। पर ये बेनिफिट तब तक नहीं एक्सटेंड होगा जब अगर कोई पर्सन जानबूझकर ही फ्रॉड के पता लगने के बाद भी निष्क्रिय बैठा रहे, कोई भी वाजिब कदम ना उठाए। तो अगर लिमिटेशन निकल जाती है तो ये एज अ बार क्रिएट होगी उस पर्सन के अगेंस्ट। अगर कोई भी प्रॉपर्टी धोखे से परचेज कर ली गई है और किसी पर्सन ने धोखे से प्रॉपर्टी बेच दी, तो वो ट्रांजैक्शन फ्रॉड में ही रहेगी। तो एक केस लॉ में ये मिला कि उसकी आगे वाली पीढ़ी को भी हम मजबूर कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी रिटर्न की जाए, और किसी भी पर्सन को उसके जो भी लीगल हेयर्स होंगे, चाहे सेकंड क्लास के हों, चाहे कोई भी जितनी भी पीढ़ी हो, दूसरी और तीसरी और चौथी, ये अनलिमिटेड टाइम तक एक्सटेंशन इसकी होगी और किसी भी लीगल हेयर को मजबूर किया जा सकता है कि वो प्रॉपर्टी को वापस कर दे। एक केस लॉ में ये बताया गया कि एक पर्सन ने, जैसे कि कंपनी थी, उसका कोई बिजनेस था, उसमें कुछ परसेंट टैक्स अप्लाई होता था। तो उसने क्या किया, जितनी भी अमाउंट टैक्स की बनती थी उसने वो पे कर दी। मुकदमा उसने कोर्ट में फाइल कर दिया था कि जो भी ये परसेंट ऑफ टैक्स है ये इनवैलिड है, सही नहीं है, चार्जेबल नहीं होना चाहिए। पर बाद में अपने काम को शुरू करने के लिए उसने वो टैक्स भर दिया और कुछ सालों के बाद वो जो सेस था जो अप्लाई होता था उसको कोर्ट ने इनवैलिड इलीगल डिक्लेयर कर दिया। और बाद में अपील में हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 एज अ रिट ट्रीट करते हुए इस केस को हाईलाइट किया और इसमें डिस्कशन किया कि अगर जानते हुए भी अमाउंट पे की गई है तो क्या वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें एक पॉइंट को डिस्कस किया गया, मिस्टेक ऑफ लॉ, क्योंकि जब उन्होंने अमाउंट पे की तो उसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं थी कि अमाउंट उन्हें पे करनी चाहिए या नहीं। तो अंडर अ मिस्टेक ऑफ लॉ जब उन्हें पता लग गया कि उन्होंने गलती से अमाउंट पे कर दी, जब लोअर कोर्ट ने उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, तो अंडर मिस्टेक सेक्शन 17 अप्लाई होगा। इसमें डिस्कस किया कि सेक्शन 17 इस केस में अप्लाई होगा और उसका बेनिफिट इनको दिया जाएगा और सेक्शन 17 के अगेंस्ट ही वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और सेक्शन 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी यही बताता है कि गलती से या किसी दबाव में कोई भी किसी भी व्यक्ति ने या कोई भी चीज़ या कोई भी अमाउंट किसी को पे कर दी है तो वो व्यक्ति बाउंड है उसको रिटर्न और रीपे करने के लिए। तो केसेस में कुछ और आपको बताता हूँ आगे कि केसेस में क्या कुछ बातें निकल के आईं। इसमें क्या कहा गया कि जब तक फ्रॉड या मिस्टेक पता ना लग जाए, प्लेंटिफ की नॉलेज में ना आ जाए, तब तक लिमिटेशन का जो टाइम है वो शुरू नहीं होगा, उसकी एक्सटेंशन मिलेगी। और कुछ केसेस में ये कहा गया कि सिंपली फ्रॉड मेंशन कर देना ही काफ़ी नहीं होगा, फ्रॉड को प्लीड प्रॉपरली करना होगा। ऑर्डर 6 रूल 4 के अकॉर्डिंग भी पर्टिकुलर्स ऑफ फ्रॉड हमें मेंशन करने पड़ेंगे प्लीडिंग्स में, डेट्स भी मेंशन करनी पड़ेंगी अगर ज़रूरी हैं तो, केवल फ्रॉड का लिखना ही काफ़ी नहीं होगा। और एक केस में ये कहा गया कि अगर लिमिटेशन है सेक्शन 17 के केसेस में, अगर प्योरली क्वेश्चन ऑफ लॉ है, अगर साफ साफ प्लीडिंग से पता लगे कि आपकी लिमिटेशन निकल चुकी है, आप बार्ड
बाय लिमिटेशन है तो कोर्ट सीधा ही केस डिसमिस कर सकती है। और अगर जहाँ पर लिमिटेशन का क्वेश्चन मिक्स्ड ऑफ फैक्ट और लॉ हो तो सीधा सीधा लिमिटेशन के बेस पर सूट डिसमिस नहीं होगा, उसको डिस्कस किया जाएगा, प्योरली उसके फैक्ट्स के बेसिस पर देखा जाएगा कि केस को एक्सटेंशन दी जा सकती है और क्या नहीं दी जा सकती। और एक केस में ये हुआ कि एक एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि कुछ इवेंट ऐसा अराइज हुआ कि जिससे कोई मिस्टेक हो गई और मिस्टेक एक बार उजागर हो गई, पता लग गई, और पार्टीज के बीच में क्या हुआ कि लिमिटेशन का पीरियड शुरू हो गया, रन होना शुरू हो गया। सेक्शन 9 इसमें बताता है कि एक बार अगर लिमिटेशन शुरू हो जाए, उसका पीरियड रन करना शुरू हो जाए तो फिर वो रुकेगा नहीं, उसके बाद में कोई ऐसा फ्रॉड और मिस्टेक का हम बेनिफिट नहीं ले सकते कि जिससे हम लिमिटेशन के पीरियड को एक्सटेंड कर सके। अगर एक बार लिमिटेशन की काउंटिंग शुरू हो जाएगी तो उसके बाद में जो मिस्टेक हो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा कि जिससे हम लिमिटेशन को एक्सटेंड तक लेके जा सके। तो आज इस वीडियो में इतना ही था कि सेक्शन 17 किन किन परिस्थितियों में हमें लिमिटेशन की एक्सटेंशन देता है। फ्रॉड, मिस्टेक और कंसील्ड डॉक्यूमेंट्स के केस में जो लिमिटेशन है तब तक शुरू नहीं होगी जब तक फ्रॉड, मिस्टेक का नहीं पता लग जाए, और जो कंसील्ड डॉक्यूमेंट है उसको पेश करने की हिम्मत ना हो प्लेंटिफ में, या वो उसकी पेशगी को लागू कर सके। तो आज इस वीडियो में इतना ही था। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।